नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बड़ी बहू। मीरा, हमारी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं, मगर तुम हो कि सारे रिश्ते रिजेक्ट करती जा रही हो और बेटी की शादी कराने का नाम ही नहीं ले रही। सुदेश जी अपनी पत्नी मीरा से बोले। मीरा जी बोली, पहली बात तो मैं अपनी बेटी की शादी वहां करूंगी जहां कोई सास ननद ना हो, ताकि मेरी बेटी पर कोई पाबंदी ना हो। और दूसरी बात, लड़के वाले हमसे पैसे में थोड़े कमजोर हो, ताकि जमाई हमेशा के लिए हमारे घर का हो जाए। सुदेश जी बोले, अब ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें? और हमारी बेटी पीहू, क्या वह भी यही चाहती है? मीरा जी बोली, हाँ, वह भी यही चाहती है कि ससुराल में कोई सास और ननद ना हो। मीरा जी शहर के जाने माने बिजनेसमैन सुदेश जी की पत्नी थी। उनका व्यवसाय शहर में चारों तरफ फैला हुआ था। वे लोग शहर के अमीरों में गिने जाते थे और उनके 3 बच्चे थे, पीहू, गौतम और लक्ष्य। तीनों को सुदेश जी और मीरा जी ने खूब पढ़ाया लिखाया था। मीरा देवी बच्चों के बचपन से ही उनकी पढ़ाई पर बहुत जोर देती। मीरा देवी का मानना था कि वैसे भी बेटी को तो विदा करना है, इसीलिए उन्होंने बेटी को पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और फिर उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने की सलाह दी। उनके हिसाब से बेटी का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ठीक नहीं था। उनके दोनों बेटों ने MBA किया हुआ था। सुदेश जी खुद तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने बच्चों को खूब पढ़ाया ताकि बच्चे बड़े होकर नए नए तरीके अपनाकर उनके बिजनेस को और बढ़ा सकें। दोनों बेटे गौतम और लक्ष्य ने बड़े होकर अपने पापा सुदेश जी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मीरा जी बहुत शातिर महिला थी, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जहां उनकी बेटी महारानी बनकर रह पाए। उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, उनकी बेटी कोई दबाव में ना रहे। मीरा देवी जानती थी, परिवार में सास ससुर साथ रहने से सास ससुर और बेटे बहू में विवाद होता ही है। वे अपनी बेटी को सुकून भरी जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए उसे इतना पढ़ाया लिखाया था। बेटी पूहू एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR की पोस्ट पर थी। जल्द ही मीरा जी का सपना पूरा हुआ और उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा वर मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। लड़का पेशे से इंजीनियर था और अपने परिवार से दूर, मगर पीहू के घर के पास ही रहता था। लड़के की माँ नहीं थी और बाकी परिवार गांव में रहता। मीरा जी इस बात से खुश थी कि लड़के की माँ नहीं है, मतलब उनकी बेटी को किसी की तानाशाही नहीं सहनी पड़ेगी। मीरा जी ने उससे अपनी बेटी पीहू की शादी फाइनल कर दी और शादी में दहेज तगड़ा दिया, ताकि कभी किसी की हिम्मत ना हो कि उनकी बेटी को कुछ कह सके। पीहू की शादी हो गई और ससुराल में पीहू को अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। पीहू के पति का परिवार गांव में था, मगर पीहू को उन सब से कुछ लेना देना नहीं था। अगर सास होती तो कभी गांव जाकर रहना भी पड़ सकता, मगर सास तो पहले ही मर चुकी थी। पीहू को अपने पति के घर में बहुत आराम था, जिस वजह से पीहू अब जब चाहे अपने मायके आ जा सकती, बल्कि पीहू मायके में ज़्यादा और ससुराल में कम रहती। मीरा जी अपने फैसले पर बहुत खुश थी और अब अपने बेटे गौतम के लिए लड़की देखने की तैयारी शुरू करने लगी। मगर वहाँ भी उनकी कुछ अपेक्षाएं थी, जैसे कि लड़की कम पढ़ी लिखी और गरीब मायके की हो, क्योंकि अगर बहू उनकी बेटी पीहू की तरह पढ़ी लिखी और अमीर मायके की हुई तो हम सबको कभी इज्जत नहीं दे पाएगी और कभी उनके दबदबे में नहीं रहेगी। मीरा देवी एक ऐसी बहू चाहती थी जो हमेशा उनके और उनकी बेटी के दबदबे में रहे और जिंदगी भर उनकी जी हुजूरी करे। मीरा जी अपने भतीजे की शादी के लिए कुछ दिनों के लिए गांव गई थी। वहां उनकी नज़र नंदनी पर पड़ी और जब पता चला कि नंदनी अभी पढ़ ही रही है
मतलब कि उसकी पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी थे और उसके माता पिता बहुत पैसे वाले भी नहीं थे। उन्होंने बिना देरी किए गौतम का रिश्ता नंदिनी के लिए भिजवा दिया। इतने बड़े घर से रिश्ता आया देख नंदिनी के घर वाले बोले, मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए जो इतने बड़े घर से रिश्ता आया। इसलिए इस रिश्ते के लिए तुरंत मान गए और थोड़े ही महीनों में नंदिनी और गौतम की शादी हो गई। नंदिनी शादी के बाद गांव से शहर आ गई। अपने ससुराल की चकाचौंध देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि वह कभी इतने अमीर घर की बहू बनेगी। मगर यह क्या, नंदिनी की यह खुशी सिर्फ 1-2 महीने की थी। नंदिनी को अब रोज सास और ननद के ताने सुनने पड़ते। कभी उसे जाहिल कहा जाता तो कभी गंवार। नंदिनी की आंखों से अब रोज आंसू टपकने लगे। वह सास और ननद के तानों का जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वह बहुत सीधी सादी लड़की थी। वह मायके से भी इतनी अमीर नहीं थी और ना ज़्यादा पढ़ी लिखी। थोड़ा बहुत जो पढ़ी थी वह भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी, जिस वजह से उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। हर एक महीने में नंदिनी की ननद पीहू अपने मायके राउंड लगाने आती। दोनों सास बहू ने मिलकर नंदिनी का जीना हराम कर रखा था। सास पूरे दिन नंदिनी को ताने मारती और पीहू नंदिनी का हर बात पर मजाक उड़ाती। पूरा दबदबा बनाकर रखा था दोनों माँ बेटी ने नंदिनी पर। पीहू कभी नंदिनी के कम पढ़े लिखे होने का मजाक उड़ाती तो कभी उसको इंग्लिश न आने का। नंदिनी के रोने का भी दोनों माँ बेटी पर कोई असर न पड़ता। कुल मिलाकर नंदिनी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। नंदिनी की आंखों में आंसू देखकर उसके पति गौतम को बहुत दुख होता। थोड़े महीने तो गौतम कुछ नहीं बोला, मगर अब उसे नंदिनी की तकलीफ देखी नहीं जाती। वह अपने आप को गुनहगार समझने लगा। उसे लगने लगा कि नंदिनी उसके कारण इतनी दुखी है, जबकि गौतम एक बहुत अच्छा पति था। आज गौतम ने अपनी माँ और बहन को सुना दिया। गौतम बोला, मम्मी, नंदिनी पूरे दिन घर का काम करती है, आप लोगों की भी इतनी सेवा करती है, फिर भी आप और पीहू दीदी नंदिनी को रोज ताने मारती हो। आखिर नंदिनी की गलती क्या है? बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर मीरा जी तुरंत बोली, ले, तू भी रंग गया इसके रंग में। जोरू का गुलाम जो बन गया है, इसीलिए तो आज इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन से जबान लड़ा रहा है। गौतम ने सभी को प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर उसकी माँ और बहन के रवैये में कोई सुधार न हुआ। उल्टा अब गौतम का छोटा भाई लक्ष्य भी अपनी माँ और बहन की टीम में एक हो चुका था, और वह भी अपनी भाभी की जब चाहे बेइज्जती कर देता। गौतम अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता, उनके हर फैसले को अपनाता था, इसीलिए घर से अलग होने की सपने में भी नहीं सोचता। मगर उसे नंदिनी की हालत भी देखी नहीं जाती, क्योंकि नंदिनी एक सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। मीरा जी ने बहुत सोच समझकर यह सब काम किया था। बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना तगड़े दहेज दिया था कि अगर ससुराल में उसे कोई कुछ कहे तो वह पलट कर जवाब दे पाए। और बहू ऐसी घर लाई जिस पर जीवन भर माँ बेटी शासन कर सके। नंदिनी के घरवाले अपनी बेटी को परेशान देखकर अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना चाहते थे, मगर नंदिनी ने ही उन्हें मना कर रखा था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माता पिता को कोई तकलीफ हो, और वैसे भी उसका पति गौतम तो उससे बहुत प्यार करता ही है। वह इस बात से ही संतुष्ट थी और उसके माता पिता को भी इस बात से संतुष्ट करती थी। अब मीरा जी छोटे बेटे लक्ष्य के लिए लड़की देखने गई। इस बार फिर मीरा जी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी, क्योंकि उन्हें लक्ष्य के लिए भी नंदिनी जैसी बंधुआ मजदूर की तलाश थी, जो उनकी और पीहू की जी हुजूरी कर सके। पीहू भी ऐसी ही भाभी चाहती थी, ताकि वह जब भी मायके आए उसकी दोनों भाभियाँ उसकी सेवा कर सके और उससे थोड़ा कम पढ़ी लिखी हो, ताकि उसका दबदबा बना रहे और वह दोनों का मजाक उड़ा सके। मीरा जी लक्ष्य को लड़कियां दिखाने साथ ले जाती।
मगर लक्ष्य जिस भी लड़की को देखता, कभी पैसे में, रुतबे को लेकर, तो कभी कम पढ़ी लिखी होने की वजह से रिजेक्ट कर देता। वह घर में अपने भाई भाभी का हाल देख चुका था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वह एक संपन्न परिवार की और पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करेगा। मीरा देवी उसकी बात मानने तैयार नहीं थी, मगर लक्ष्य जिद पर अड़ गया कि वह शादी करेगा तो संपन्न परिवार की और पढ़ी लिखी लड़की से। भाई की शादी के वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि मम्मी कम पढ़ी लिखी और गरीब घर की लड़की क्यों ला रही, मगर बाद में अपनी माँ और बहन का तमाशा देख सब समझ चुका था और ठान चुका था कि यह खेल मैं अपने साथ तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लक्ष्य की जिद का उसकी माँ ने खूब विरोध किया, मगर लक्ष्य नहीं माना, क्योंकि लक्ष्य जानता था कि अगर उसने उसकी माँ की बात मान ली तो जिंदगी भर दुखी रहेगा। लक्ष्य अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने अपने लिए अपनी ही तरह संपन्न और पढ़ी लिखी लड़की का चुनाव किया, जिसका नाम रीता था। थोड़े दिनों बाद लक्ष्य ने रीता को पसंद कर लिया, जो पढ़ी लिखी और रुतबे में भी टक्कर की थी। रीता पढ़ी लिखी थी, इसलिए शादी के बाद घर का कुछ काम नहीं करती। उसने भी MBA किया था, इसलिए अपने ससुर सुदेश जी का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। शुरुआती दिनों में मीरा जी और पीहू ने अपने रंग दिखाने की कोशिश की, लेकिन रीता ने इतना अच्छे से पलटवार किया कि मीरा जी और पीहू भी फीकी पड़ गई और उन्होंने रीता को अपनी टीम में मिला लिया। अब रीता भी अपनी बड़ी भाभी नंदिनी की जब चाहे बेइज्जती कर देती, कभी भी कुछ भी सुना देती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी जेठानी उसे कभी टक्कर नहीं दे सकती। और वैसे भी सभी लोग तो यही कर रहे थे। वह अपनी जेठानी से हर मामले में बेहतर है, वो यह बात जान चुकी थी और अब इस बात का वह जमकर फायदा उठाती थी। नंदिनी अब सभी के लिए घर की मात्र नौकरानी बनकर रह गई थी। यह सब देखकर गौतम ने फैसला कर लिया था कि वह नंदिनी को किसी तरह घर के इन पछेड़ों से बाहर निकालकर ही दम लेगा। गौतम देख रहा था कि उसके छोटे भाई की पत्नी को भी घर में सभी के जैसा सम्मान मिल रहा है, लेकिन अब तक उसकी पत्नी का कोई मान सम्मान नहीं था, जबकि वह घर की बड़ी बहू है। गौतम को लगने लगा कि अगर नंदिनी का यही हाल रहा तो कल के दिन हमारे बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि नंदिनी का दर्जा एक नौकर का बन चुका है। और यह सब मीरा देवी की चालाकियों का फल था, जिसका नतीजा गौतम और नंदिनी भर रहे थे। लक्ष्य ने तो चालाकी दिखाकर अपने आप को फंसने से बचा लिया और अब वह दोनों पति पत्नी भी माँ और बहन की टीम में शामिल हो चुके थे। गौतम नंदिनी से बोला, नंदिनी, अब तुम्हें खुद के लिए बोलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, वरना तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। नंदिनी बोली, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं और ना मेरे माता पिता की इतनी हैसियत कि वह मुझे अब पढ़ा सके। अगर तुम मुझे पढ़ाना भी चाहो तो यहाँ कोई मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा। मैं क्या करूँ? अब मुझसे यह सब सहन नहीं होता। गौतम बोला, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हें इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाती? नंदिनी बोली, मगर वह कैसे? गौतम बोला, क्यों ना तुम एक रेस्टोरेंट खोल दो? नंदिनी बोली, रेस्टोरेंट? मगर यह सब कैसे हो पाएगा? गौतम बोला, घर से थोड़ी दूर पर ही हमारी एक दुकान खाली पड़ी हुई है, जो पहले से किराए पर देने वाले थे, मगर अब सोच रहा हूँ कि वहाँ तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोल दो। हम उस दुकान को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर देंगे। नंदिनी वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती और उसे भी गौतम का आइडिया पसंद आया। घर में जब सभी को पता चला कि नंदिनी रेस्टोरेंट खोलने जा रही है, तो सास मीरा जी, ननद पीहू और देवरानी रीता और देवर लक्ष्य ने इस बात का विरोध किया और बोले, इस घर का काम कौन करेगा अगर यह रेस्टोरेंट चलाएंगी? गौतम बोला,
मेरी पत्नी तुम लोगों की नौकर नहीं है जो तुम्हारे लिए खाना बना बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करे और उस पर भी तुम उसका मजाक उड़ाओ। मीरा जी बोली, तेरी पत्नी में इतनी काबिलियत नहीं कि वह फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सके, इसमें हमारी क्या गलती। गौतम बोला, माँ जरूरी नहीं कि हर कोई फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करे। अगर कोई चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। उस पर पीहू और रीता मजाक उड़ाते हुए बोले, यह क्या रेस्टोरेंट चलाएंगी, जाहिल गवार कहीं की। इसे तो सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए, मगर यह काम के लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा। गौतम बोला, तुम लोग तुम्हारे कामों के लिए अलग से नौकर रख लो। अब मेरी पत्नी किसी की नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। सभी लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि नंदिनी का अपना रेस्टोरेंट ना खोल पाए, लेकिन गौतम के सपोर्ट से नंदिनी ने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया। रेस्टोरेंट में मदद के लिए कुछ स्टाफ लगाया और नंदिनी ने जी जान लगा दी रेस्टोरेंट को ऊंचाइयों पर लाने के लिए। बीच बीच में गौतम भी रेस्टोरेंट का चक्कर मारता। 4 महीनों के अंतराल में ही रेस्टोरेंट इतना जम गया कि खूब चलने लगा। नंदिनी ने अपना खुद का बिजनेस जमा लिया। 1 साल के अंदर यह रेस्टोरेंट फेमस हो गया और दूर दूर से लोग यहाँ खाने आने लगे। बाहर से आए लोग तो स्टी रेस्टोरेंट में खाना पसंद करने लगे, क्योंकि यहाँ घर जैसा खाना मिलता था और पारंपरिक पकवान मिलते। नंदिनी अब महीने का इतना ज़्यादा कमाती कि जितना उसकी ननद पीहू 1 साल में कमाती। उसकी देवरानी भी अपने ससुर जी के बिजनेस में ज्वाइन थी, इसीलिए देवरानी और ननद को नंदिनी से खूब जलन होने लगी और मीरा जी उन्हें तो नंदिनी की खुशी देखी ही नहीं जा रही थी। मगर ससुर सुदेश जी थे जो बहुत खुश थे और वे बोले, हम शहर के जाने माने बिजनेसमैन में तो थे ही, मगर अब नंदिनी की वजह से रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी आगे बढ़ चुके हैं। वे नंदिनी को पास बुलाकर बोले, बेटा यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। घर के सारे लोग फैमिली बिजनेस में ज्वाइन है, मगर एक तुम ही हो जिसने इतने कम अंतराल में अपना बिजनेस जमा कर इतनी बड़ी सफलता हासिल की। अब हम इसी ब्रांच के माध्यम से दूसरे शहरों में भी रेस्टोरेंट खोलेंगे, जिसका पूरा कार्य सिर्फ तुम्हारे हाथों में होगा। हमें तुम पर नाज है। सास, ननद, देवरानी और देवर नंदिनी का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं थी नंदिनी के आगे जबान चलाने की। अब नंदिनी शहर की जानी मानी हस्ती बन चुकी, जिसके रेस्टोरेंट काफ़ी शहरों में खुल चुके थे। यह सब बस इसलिए हो पाया क्योंकि गौतम और नंदिनी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लिए अलग सोचा। दोस्तों, लोग मजाक उड़ाते समय यह भूल जाते हैं कि हमें कभी किसी को अपने से कमतर नहीं आंकना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।